मायरा से काफी देर बात करने के बाद आशु को पता चला कि नीलामी अगले महीने होगी, इसलिए फिलहाल कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। वकफ आने पर जाकर देख लेना ठीक रहेगा। और वैसे भी मेरी मौजूदा स्ट्रेंथ के साथ मुझे ब्यूरो की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स का स्टॉक है उसी का इस्तेमाल करूंगा। आशु ने कुछ देर सोचा, फिर उसे महसूस हुआ कि नीलामी में डायरेक्ट प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। इसलिए उसने जीवन से पूछा कि क्या उसके पास इन्हें सेल करने का कोई जरिया है। थॉमस आर्मी की वेपन्स फैक्ट्री को बड़ी तादाद में प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स की जरूरत होती है। तुम उन्हें फैक्ट्री को सेल कर दो, हम तुम्हें कम कीमत नहीं देंगे, जीवन ने कहा। ठीक है। आशु ने सिर हिलाकर हामी भर दी। डील की डिटेल्स जीवन के साथ डिस्कस करने के बाद जीवन ने अचानक कहा, क्या तुम्हें फैक्ट्री देखने में दिलचस्पी है? ये ठीक रहेगा क्या? आशु थोड़ा चौंक गया। इसमें गलत क्या है? दूसरों के लिए फैक्ट्री एक सीक्रेट हो सकती है, लेकिन तुम अलग हो, और वैसे भी एक चीज है जो मैं तुम्हें जरूर दिखाना चाहता हूं, जीवन ने कहा। आशु की खास दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन जब जीवन ने इस तरह कहा तो मना करना मुश्किल हो गया। वक्त तय करने के बाद आशु करिश्मा को साथ लेकर फैक्ट्री पहुंचा। वेपन्स फैक्ट्री खुद एक डायमेंशनल जोन के अंदर मौजूद थी। उस डायमेंशनल जोन के रूल्स को यूज इस तरह किया गया था कि बाहरी लोग अंदर दाखिल ना हो सकें। इसके अलावा खुद फैक्ट्री की सिक्योरिटी भी बेहद टाइट थी। यह सब आशु की सोच से काफी अलग था। फैक्ट्री पूरी तरह मॉडर्न थी और वहां इस्तेमाल हो रहे गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही एडवांस थे। पूरा माहौल किसी फिल्म के हाईटेक लैब की तरह लग रहा था। इस दौर में ऐसी लेबोरेटरीज बहुत ही कम देखने को मिलती थी। ओवरसियर ने बहुत वक्त लगाया था इस डायमेंशनल जोन को ढूंढने में। यहां के तबू रूल्स काफी स्पेशल हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स की फंक्शनिंग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब या अफेक्ट नहीं करते। जीवन चलते चलते बता रहा था, आशु ने थॉमस आर्मी के बहुत से इक्विपमेंट्स देखे, जैसे कि प्राइमोर्डियल गोल्ड बुलेट्स, प्राइमोर्डियल गोल्ड शील्ड्स, प्राइमोर्डियल गोल्ड कवच वगैरह। कुछ इक्विपमेंट ऐसे भी थे जिन्हें आशु ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। प्रॉबेबली वे अभी डेवलपमेंट में थे। पूरी फैक्ट्री एक अंडरग्राउंड स्पेस में बनी थी जो कई लेवल्स में डिवाइडेड थी। आशु तब चौंक गया जब उसने प्राइमोर्डियल गोल्ड से बना एक इंजन और एक्सेलरेटर देखा। ओवरसियर ने वेपन्स फैक्ट्री के लिए बहुत मेहनत की है। हर साल वो इस पर भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मटेरियल्स पर खर्चा बहुत ज्यादा होता है। शुक्र है कि आजकल साइंटिस्ट्स की सोसाइटी में कोई खास इज्जत नहीं बची है, नहीं तो इतने हाई एंड प्रोफेशनल्स को हायर करना इतना आसान ना होता, जीवन ने कहा। अब तक प्राइमोर्डियल गोल्ड वेपन्स कितने पावरफुल हो चुके हैं? क्या वो मिथिकल क्रिएचर्स का मुकाबला कर सकते हैं? आशु ने पूछा। प्योर प्राइमोर्डियल गोल्ड वेपन्स अभी भी थोड़े पीछे हैं, लेकिन जैसे तुम बैम्बू ब्लेड इस्तेमाल करते हो, उसी तरह कुछ हाई लेवल प्राइमोर्डियल गोल्ड वेपन्स, अगर यूजर स्ट्रांग हो, तो मिथिकल क्रिएचर्स से फाइट करने में हेल्प कर सकते हैं। हाँ, ये बात हमेशा सही नहीं होती, लेकिन जिस चीज पर हम रिसर्च कर रहे हैं वो शायद एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। जीवन की आंखों में उस वक्त एक अलग ही चमक थी। जाहिर था कि वो उस आइटम को लेकर बेहद प्राउड था। वो क्या है? आशु ने क्यूरियसली पूछा। तुम्हें खुद देखना चाहिए, जीवन ने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे फैक्ट्री के सबसे निचले लेवल पर ले गया। जैसे ही उस इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल जोन का दरवाजा खुला, आंसू जो कुछ भी देख रहा था उसे देखकर एकदम हक्का बक्का रह गया। उस ह्यूज वेयरहाउस जैसी लेबोरेटरी के अंदर एक अजीब सा डिवाइस हॉरिजॉन्टली रखा था। वो किसी रॉकेट लॉन्चर जैसा दिख रहा था जिसे कंधे पर रखकर चलाया जा सके, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी थी। उसे लैब के बीचों बीच हॉरिजॉन्टली रखा गया था और उसका साइज इतना बड़ा था कि वो लगभग पूरी लैब को घेरे हुए था। ऊपर से उसकी बनावट भी बेहद हाईटेक लग रही थी। उस पर क्रिस्टल के कई रिंग्स, सर्कल्स एम्बेडेड थे। कुल मिलाकर यह एक रोड शेप्ड यानी कि छड़नुमा ऑब्जेक्ट था जिसमें मेटल और क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन था। क्या यह सब प्राइमोर्डियल गोल्ड से बना है और जो क्रिस्टल्स लगे हैं वो प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स ही होंगे, है ना? आशु ने हैरानी जाहिर करते हुए पूछा। अगर यह चीज वाकई में प्राइमोर्डियल गोल्ड एंड प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स से बनी थी तो इसमें जितना मटेरियल लगा होगा वो सोच से भी बाहर था। आशु के पास भले ही ढेरों प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स थे, लेकिन इस बड़ी सी मशीन में वो सिर्फ एक मामूली हिस्सा भर लगते। 59% प्राइमोर्डियल गोल्ड है, 28% प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स,
बाकी सब सप्लीमेंट्री मटेरियल्स हैं। जीवन ने बताया। ये है क्या? कहीं ये कोई जायंट रॉकेट लॉन्चर तो नहीं? आशु ने शक के साथ पूछा। तुम इसे सुपर लार्ज रॉकेट लॉन्चर मान सकते हो। उसका असर कुछ हद तक ऐसा ही है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा नहीं है। ये एक प्राइमोर्डियल एनर्जी कंप्रेशन एक्सेलरेटर है। जीवन ने एक्सप्लेन करना जारी रखा। इसका मेन फंक्शन है प्राइमोर्डियल एनर्जी को कंप्रेस करना, उसे एक्सेलरेट करना और फिर फायर करना। ये कितना पावरफुल हो सकता है? आशु ने दिलचस्पी से पूछा। जीवन ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, यह सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसकी पावर प्राइमोर्डियल एनर्जी की क्वांटिटी और उसकी स्पीड पर डिपेंड करती है। मौजूदा टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम एक बार में सिर्फ 45 टन प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स में मौजूद प्राइमोर्डियल एनर्जी को ही कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हम उसे सुपरसोनिक स्पीड तक एक्सेलरेट कर पाते हैं। मुझे इसका अंदाजा नहीं है। क्या कोई आसान तुलना है जिससे समझ सकूं? आशु ने पूछा। असल में हमने अब तक इतने ज्यादा प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स का एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए जो स्ट्रेंथ मैं अभी बता रहा हूं वो सिर्फ थ्योरी में है। कैलकुलेशन के मुताबिक अगर प्राइमोर्डियल एनर्जी को फुल पावर में लॉन्च किया जाए तो उसका इंपैक्ट टायरेंट बेहेमोथ की फुल स्ट्रेंथ स्ट्राइक से भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन फिर से कह रहा हूं, यह सिर्फ थ्योरी है। रियल में एक लॉन्च के लिए बहुत बड़ी तादाद में प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ती है। ऊपर से लॉन्चर के कंप्रेशन से पहले प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना काफी लंबा प्रोसेस है। अगर सारी तैयारी पहले से कर भी ली जाए तब भी मैक्सिमम पावर तक पहुंचने में इसे 10 घंटे से ज्यादा लगते हैं। जीवन ने समझाया। सुनने में तो काफी झंझट लग रहा है। आशु ने कहा, हां है, क्योंकि शुरुआत में हमारी फाउंडेशन बहुत वीक थी। ज्यादातर टेक्नोलॉजीज हमने धीरे धीरे खुद से डेवलप की हैं। अभी भी हमारे पास कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जहां तक अब तक के नतीजों की बात है तो आइडिया सही दिशा में है। प्राइमोर्डियल एनर्जी को कंप्रेस और एक्सेलरेट करके फायर करना वाकई में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक्सप्लोजन प्रोड्यूस करता है और इसका असर डायमेंशनल क्रिएचर्स पर बहुत भारी पड़ता है। यह नॉर्मल प्राइमोर्डियल गोल्ड बुलेट्स से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह कहते हुए जीवन की आंखों में एक्साइटमेंट झलकने लगी। अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्राइमोर्डियल एनर्जी को और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कैसे कंप्रेस किया जाए। अगर हम पहले से ही प्राइमोर्डियल एनर्जी को कंप्रेस करके नॉर्मल बुलेट्स की तरह कंप्रेस्ड प्राइमोर्डियल एनर्जी बुलेट्स बना सकें और फिर एक्सेलरेशन मैकेनिज्म को मिनिएचराइज कर सकें, तो हम ऐसे प्राइमोर्डियल एनर्जी कंप्रेशन एक्सेलरेटर्स बना सकते हैं जिन्हें कोई भी एक इंसान अकेले इस्तेमाल कर सके। लेकिन उसमें अभी बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं जिन्हें सोल्व करना होगा। फिलहाल जो एक्सेलरेटर बन पा रहा है वो बस इतना ही बड़ा हो सकता है। आइडिया अच्छा है, लेकिन इसका अभी के लिए कोई यूज तो है नहीं है ना? आशु ने कहा, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि इतने बड़े डिवाइस को आखिर यूज कैसे किया जाएगा। अगर इसका इस्तेमाल मिथिकल क्रिएचर्स से लड़ने में किया भी जाए तो वो इतने तेज होते हैं कि जब तक ये एक्सेलरेटर उन्हें नहीं आओ निशाने पर ले पाता तब तक तो वो भाग ही चुके होते, जब तक सामने वाला कोई ऐसा मिथिकल क्रिएचर ना हो जिसकी इंटेलिजेंस में दिक्कत हो, जो बस खड़ा रहे और कंप्रेस्ड प्राइमोर्डियल एनर्जी की फायरिंग का इंतजार करता रहे। तब तक इसका यूज करना मुश्किल है और सबसे बड़ी खामी है इसकी 10 घंटे से ज्यादा की प्रिपरेशन टाइम। किसी भी फाइट से पहले बाकायदा शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि कब लड़ाई होगी। ये रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा ही हैं। असल में इतने बड़े स्केल का प्राइमोर्डियल एनर्जी कंप्रेशन एक्सेलरेटर बनाने का ओरिजिनल मकसद डायमेंशनल जोन में मिथिकल क्रिएचर्स को मारना नहीं था, जीवन ने समझाया, बल्कि इसका मेन पर्पज है अगर फ्यूचर में डायमेंशनल क्रिएचर्स लार्ज स्केल पर ब्रेकआउट करें तो उनसे डील करना। आशु को बात तुरंत समझ आ गई। रोशन ने यह रिसर्च असल में महिम सिटी की प्रोटेक्शन को ध्यान में रखकर शुरू की थी। अगर कभी सैकड़ों हजारों डायमेंशनल क्रिएचर्स सिटी पर हमला कर दें तो ऐसे हालात में यह एक्सेलरेटर बेहद यूजफुल साबित हो सकता था। हालांकि अब डेवलपमेंट्स की डायरेक्शन मिनिएचराइजेशन की ओर शिफ्ट हो गई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा लॉन्चर बना सकें जो एक इंसान अकेले कैरी और यूज कर सके, जीवन ने कहा। मगर यह बहुत मुश्किल है। सिर्फ फंडिंग और रॉ मटेरियल्स की ही दिक्कत नहीं है, बल्कि ढेरों टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें एक्सपर्ट्स को सोल्व करना होगा। कई बार कोई एक छोटा सा इश्यू सालों खा जाता है
आशु को साफ बता सकता था कि जीवन को इस लॉन्चर से काफी उम्मीदें हैं। सच भी यही था कि इंसान मिथिकल स्टेज तक खुद से नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए उन्हें बाहरी फोर्सेस पर ही डिपेंडेंस सम्मानिके को रहना पड़ता था। कंपेनियन बीस्ट्स भी एक तरह की एक्सटर्नल फोर्स ही थे, गार्जियंस भी वैसे ही। लेकिन रोशन और जीवन, ये दोनों किसी और रास्ते पर चलना चाह रहे थे। ये बात साफ थी। हम अभी प्राइमोर्डियल एनर्जी कवच पर भी रिसर्च कर रहे हैं। फिलहाल R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज में है और कोई सब्सटेंशियल रिजल्ट अभी तक नहीं मिला। लेकिन अगर फ्यूचर में प्राइमोर्डियल एनर्जी कवच और प्राइमोर्डियल एनर्जी लॉन्चर दोनों पर हमारी स्टडीज सक्सेसफुल होती हैं, तो एक मोर्टल स्टेज का इंसान भी इन इक्विपमेंट्स को पहनकर हाई लेवल डायमेंशनल क्रिएचर्स से फाइट कर सकेगा या शायद मिथिकल क्रिएचर्स को भी मार सकेगा। जीवन ने कहा। उम्मीद है वो दिन जल्दी आए, आशु ने कहा। उसे लगा कि अगर ये कामयाब हो गया तो ह्यूमन सोसाइटी की स्टेबिलिटी की असली फाउंडेशन यही बन सकती है। ठीक वैसे ही जैसे प्रिमिटिव टाइम में इंसानों ने धीरे धीरे टूल्स को यूज करना सीखना शुरू किया, फिर कोल्ड वेपन्स बनाए और धीरे धीरे जमीन के ओनर बन बैठे। फिर उन्होंने हॉट वेपन्स बनाए, गाड़ियां, जहाज, रॉकेट्स, और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर अपना बोलबाला कर लिया। शायद प्राइमोर्डियल एनर्जी कवच और प्राइमोर्डियल एनर्जी लॉन्चर्स ही वो वेपन्स बन सकते थे जिनकी मदद से इंसान एक दिन फिर से पृथ्वी पर अपना राज कायम कर पाएंगे, बशर्ते कि ये रिसर्च वाकई सफल हो। फिलहाल तो इतना बड़ा लॉन्चर असली लड़ाई में लगभग बेकार ही था। ओवरसियर हमेशा से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जीवन ने कहा। वो कहते हैं कि भले ही इंसान मिथिकल स्टेज तक ना पहुंच सकें और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ उन पावरफुल क्रिएचर्स का मुकाबला ना कर सके, फिर भी एक दिन हम इस दुनिया के रूलर्स जरूर बनेंगे। लैब में बिजी वर्कर्स को देखते हुए आशु को अचानक अंदर से फील आई कि शायद ह्यूमैनिटी का आने वाला कल वाकई उम्मीद से भरा हो सकता है। कई लोग सीक्रेटली आगे चलकर होने वाले डायमेंशनल जोन के लार्ज स्केल ब्रेकआउट्स के लिए तैयारियां कर रहे थे। इसीलिए हो सकता है कि अगर डायमेंशनल जोन्स का ब्रेकआउट हो भी गया तो ह्यूमंस पूरी तरह कुचले ना जाए। फिलहाल उनके पास सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, वक्त, चाहे वो ह्यूमन हो जो मेहनत से ट्रेनिंग करके मिथिकल स्टेज तक पहुंचना चाहते हो या वो लोग जो नए वेपन्स पर रिसर्च कर रहे हो। हर किसी को वक्त चाहिए था। आशु ने अपने सारे प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स जीवन के पास छोड़ दिए। शुरू में उसका प्लान था कि बस एक हिस्सा बेचेगा, लेकिन आखिरकार जीवन की बातों में आकर उसने सारे प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स बेच दिए। बल्कि कुछ क्रिस्टल्स के बदले उसने कुछ आइटम्स भी एक्सचेंज कर लिए। जब वो फैक्ट्री से बाहर निकला तब जाकर उसे समझ आया कि जीवन ने उसे प्राइमोर्डियल एनर्जी कंप्रेशन एक्सेलरेटर इसलिए दिखाया था ताकि वो उसे प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स देने के लिए राजी हो जाए। एक और चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। लैब से बाहर निकलने के बाद जीवन आशु को थॉमस आर्मी के मिलिट्री कैंप ले गया, जहां जाने के बाद जीवन उसे एक हॉल में ले गया जहां बड़ी तादाद में VR इक्विपमेंट रखे हुए थे। ट्राई करो, जीवन ने मुस्कुराते हुए आशु को एक VR हेलमेट थमाते हुए कहा। थोड़े हैरान, आशु ने हेलमेट पहना और एक गेम में एंटर कर गया। कुछ ही देर में वो हैरानी से लगभग चिल्ला ही पड़ा। ये गेम असल में हूबहू वैसा ही था जैसा अर्नव बना रहा था। फर्क बस इतना था कि अर्नव मोबाइल गेम बना रहा था, जबकि ये वाला गेम बहुत ज्यादा हाई एंड था, फुल विजन वाला। ये VR गेम बिल्कुल असली टाइगर केज पास जैसा लग रहा था। यहां तक कि डीमोनाइज्ड सोल्जर्स और डीमोनाइज्ड जनरल्स भी इतने रियलिस्टिक थे कि असली लगते। हालांकि सेटिंग्स और मोड्स मोबाइल वर्जन से काफी मिलते जुलते थे। ये गेम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आशु ने हेलमेट उतारने के बाद जीवन से कहा, इस गेम के तुम भी पार्ट हो, क्योंकि ये वही गेम है जिसे तुम और अर्नव ने मिलकर डेवलप किया था। ओवरसियर ने अर्नव को साथ काम करने के लिए बुलाया। ये उसी का लेटेस्ट वर्जन है। इसका इस्तेमाल नए रिक्रूट्स को ट्रेन करने के लिए किया जा रहा है, जीवन ने बताया। तो अर्नव जिस स्पॉन्सर की बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रोशन था। आशु को यकीन नहीं हुआ कि रोशन उस गेम में इन्वेस्ट करेगा जिसे अर्नव बना रहा था। आशु को याद था कि रोशन को उसका गेम खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे में उसका इस गेम में इन्वेस्ट करना वाकई बहुत चौंकाने वाला था। ओवरसियर असल में कोई बुरे इंसान नहीं है, बस दूसरों से थोड़े ज्यादा जिद्दी जरूर है, जीवन ने कहा। वो किस तरह का इंसान है इससे फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल
हम दोनों एक जैसे लोग नहीं हैं। हमारे बीच आगे चलकर ज्यादा इंटरेक्शन होना नामुमकिन है, आशु ने काम टोन में कहा। जीवन ने सिर हिलाया, लेकिन टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया। फिर आशु ने उसे अर्थ एलिमेंटल बीस्ट की नीलामी के बारे में बताया। आहूजा परिवार वाकई में अर्थ एलिमेंटल बीस्ट की नीलामी कर रहा है। क्या यह खबर पक्की है? जीवन चौंक गया। मायरा ने खुद मुझे बताया है, झूठ तो नहीं होगी, है ना? आशु ने जवाब दिया। मायरा जो कहती है वो झूठ नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आहूजा परिवार अर्थ एलिमेंटल बीस्ट की नीलामी करेगा। मेरा अंदाजा है कि बाकी पांचों परिवार और कुछ अमीर खानदान भी इस नीलामी में हिस्सा लेंगे। जीवन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, जैसे वो किसी गहरी सोच में चला गया हो। क्या तुम अर्थ एलिमेंटल बीस्ट के ओरिजिन्स जानते हो? आंसू जीवन के एक्सप्रेशन देखकर बता सकता था कि वो कुछ जरूर जानता है। जीवन ने कहा, थोड़ा बहुत। असल में अर्थ एलिमेंटल बीस्ट 5 एलिमेंटल बीस्ट्स में से सिर्फ एक है, ये कंपेनियन बीस्ट्स। फाउंडिंग एम्परर टोम से 6 हीरोज ही बाहर लाए थे। टोटल 5 बीस्ट्स हैं, जो है मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ आहूजा परिवार को अर्थ एलिमेंटल बीस्ट मिला था। लेकिन बाकी 4 कहां गए, इसका मुझे कुछ पता नहीं। क्या ये सभी बीस्ट्स उन्हीं 6 हीरोज ने बाहर नहीं निकाले थे? तो फिर बाकी 4 तो बाकी परिवारों के पास होने चाहिए, है ना? आशु ने कंफ्यूज होकर पूछा। थ्योरी में तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन बाकी परिवारों का दावा है कि उनके पास कोई भी 5 एलिमेंटल बीस्ट नहीं है। सिर्फ आहूजा परिवार के पास ही अर्थ एलिमेंटल बीस्ट है। कहा जाता है कि इस बात को लेकर उन 6 हीरोज के बीच काफी नाराजगी भी हुई थी, लेकिन बाहरी दुनिया को असली सच्चाई नहीं पता। अब आहूजा परिवार अचानक अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को नीलामी में क्यों डाल रहा है? इसके पीछे जरूर कोई छुपी हुई वजह है। वैसे मायरा ने बताया कि वो लोग इसकी नीलामी क्यों कर रहे हैं। जीवन ने गहराई से सोचते हुए पूछा। नहीं, आंसू ने हल्के से सिर हिलाया। अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो जाकर देख सकते हो, लेकिन अर्थ एलिमेंटल बीस्ट हासिल करना आसान नहीं होगा। यह नीलामी इतनी सिंपल नहीं होगी, जीवन ने सीरियस चेहरे के साथ कहा। आशु ने सिर हिलाया। उसे वाकई में इसमें दिलचस्पी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्पी उसे फाउंडिंग एम्परर टोम जैसे डायमेंशनल जोन में थी। अगर उसे कोई चांस मिला तो वो जरूर देखना चाहता था कि क्या वहां छोटी हथेली का निशान मौजूद है। सहायक जीवन 6 विंग्ड सेराफिम फिर से दिखाई दी है। जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, एक सोल्जर ने आकर जीवन को रिपोर्ट करी। कहां है वो? जीवन ने तुरंत सवाल करते हुए पूछा। चेस माउंटेन के पास। सोल्जर ने जो इंफॉर्मेशन अभी अभी मिली थी वो जीवन को पकड़ा दी। चेस माउंटेन के पास? वो वहां क्यों गई होगी? जीवन ने हल्की सी थ्योरियां चढ़ाते हुए कहा। आशु को यह जरा भी अजीब नहीं लगा। 6 विंग्ड सेराफिम को दी। सेलेस्तारा ने सिद्धार्थ को बेवकूफ बनाकर रिलीज किया था। ऐसे में जिन लोगों ने 6 विंग्ड सेराफिम से कॉन्ट्रैक्ट किया है, उनका चेस माउंटेन की तरफ जाना अब एकदम नॉर्मल बात थी। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन है? मैं खुद जाकर देखना चाहता हूं, आशु ने पूछा। इंटेलिजेंस के मुताबिक हाल ही में जब जब हमें उसकी मौजूदगी का पता चला है, वो ज्यादातर चेज माउंटेन की रिवर के आसपास ही दिखी है। अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो वहां जाकर कोशिश करने से एक अच्छा मौका मिल सकता है। अपनी बात कहते हुए जीवन ने वो सारी इंफॉर्मेशन आशु को थमा दी। ठीक है, मैं अभी जाकर एक नजर डालता हूं। आशु ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ी और देखा कि उसमें वाकई यही लिखा था। इसीलिए उसने तय कर लिया कि वो जाकर खुद देखेगा। मुझे अभी कुछ और काम निपटाने हैं, इसलिए मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जा पाऊंगा। वैसे भी तुम उस जगह से अच्छी तरह वाकिफ हो। डिप्टी गवर्नर शाहिद अब भी वहीं हैं, वहां जाकर बस उन्हें ढूंढ लेना, जीवन ने कहा। आर्मी कैंप से बाहर निकलने के बाद आशु चेस माउंटेन की तरफ रवाना हो गया। ज्यादातर गार्जियन अभी तक बिना किसी ओनर के थे, इसलिए उसके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं थीं। जो भी गार्जियन उसे मिलता वो उसे मार डालता, और 6 विंग्ड सेराफिम एक ऐसा गार्जियन था जिसे आशु मार पाने की सबसे ज्यादा उम्मीद रखता था। उसे सिर्फ एक ही शख्सियत की टेंशन थी, और वो थी दी सेलेस्तारा। जब तक बहुत जरूरी ना हो, आशु उसकी मौजूदगी को अवॉइड ही करना चाहता था। दी सेलेस्तारा किसी मामूली मिथिकल क्लास क्रिएचर जितनी सिंपल नहीं थी। आशु को तो यहां तक शक था कि वो शायद कैलेमिटी ग्रेड की हो सकती है। हालांकि पृथ्वी पर आने के बाद उसकी स्ट्रेंथ अर्थ के रूल्स ने सप्रेस कर दी होगी,
जिससे वो सिर्फ एक आम मिथिकल क्लास तक लिमिटेड रह गई थी। फिर भी दी सेलेस्तारा मामूली मिथिकल क्रिएचर्स से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। आशु करिश्मा को भी अपने साथ चेस माउंटेन लेकर आया था। वहां कई अजीब किस्म के क्रिएचर रहते थे, जैसे कि ब्लड थ्रेडवर्म्स। आशु को शक था कि ये भी अल्फा की ही कैटेगरी में आते हैं, इसलिए करिश्मा को साथ ले जाना शायद मददगार साबित हो सकता था। डॉक्टर शाह, आप आखिरकार पहुंच ही गए। हम अभी अभी आपकी बात कर रहे थे। आशु के चेज माउंटेन के एनकैम्पमेंट में पहुंचने से पहले ही पेट्रोलिंग पर लगे कुछ सोल्जर्स उसे देखकर आवाज में इज्जत और चेहरे पर खुशी के साथ बोले। आर्मी कैंप के अंदर रोशन ट्रेनिंग कर रही थी। उसे कुछ समय से चेज माउंटेन के स्पेस में तैनात किया गया था और हर एक फाइट में उसने अपना सबसे बेस्ट या कहें कि 100% दिया था। लेकिन चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो या कितनी भी बड़ी अचीवमेंट हासिल की हो, बाकियों के लिए वो सब कुछ नेचुरल था, क्योंकि वो शेरगिल परिवार से थी। वो रोशन की बहन थी। वहीं दूसरी तरफ बात करें इन आशु की, तो उसने आर्मी कैंप में ज्यादा वक्त भी नहीं बिताया था, लेकिन फिर भी उसे ऑलरेडी ही सोल्जर्स और ऑफिसर्स का पूरा सपोर्ट मिल चुका था। जब लोग आशु का जिक्र करते तो कभी उसके और शेरगिल परिवार के रिश्ते की बात नहीं करते। वो सिर्फ ये कहते कि डॉक्टर शाह कितने कमाल के हैं और कैसे सब उसे आइडल की तरह मानते हैं। नेहा इस बात को समझ नहीं पाती थी कि जब उसने चेस माउंटेन में आशु जितना ही कंट्रीब्यूशन दिया है, तब भी सब उसे सिर्फ रोशन की बहन के तौर पर ही क्यों देखते हैं। मैं उसमें किस चीज में इंफीरियर हूं? नेहा ने मन ही मन सोचा। वो दिन रात मेहनत करती थी, सिर्फ इसलिए कि उस लड़के को हरा सके। वो हार नहीं सकती थी। जैसे ही वो प्रैक्टिस कर रही थी, अचानक आर्मी कैंप के अंदर किसी तरह की हलचल सुनाई दी। नेहा को लगा कि कोई इमरजेंसी हुई है, लेकिन जब वो बाहर आई और देखा तो उसे नजर आया कि कई सोल्जर्स और ऑफिसर्स एक शख्स को घेरे खड़े थे। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही आशु शाह था, जिसे वो अपने ख्वाबों में भी हराना चाहती थी। नेहा का दिल एक पल के लिए टाइट हो गया, लेकिन फिर उसने खुद के जज्बातों को काबू में किया और मन ही मन सोचा, बिल्कुल सही वक्त पर आया है। अब इस हिसाब को पूरा करने का वक्त आ गया है। सोल्जर्स की नजरों में आंसू के लिए जो इज्जत और अपनापन था, उसे देखकर नेहा के मन में मिले जुले जज्बात थे। वो इज्जत जो वो खुद के लिए पाना चाहती थी लेकिन कभी हासिल नहीं कर सकी। आशु शाह, इस बार मैं तुम्हें सरप्राइज कर दूंगी, नेहा ने मन में सोचा। यहां तक कि शाहिद भी हलचल सुनकर बाहर देखने आ गया। जब उसने देखा कि यह सब आशु की वजह से है, तो उसने तुरंत किसी को भेजकर उसे बुलवाया। लिटिल शाह, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है और अब हमारी आर्मी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है? शाहिद ने मुस्कुराते हुए आशु को पानी का गिलास पकड़ाया। मैंने सुना कि 6 विंग्ड सेराफिम को रिवर के पास देखा गया है, तो मैं खुद एक नजर डालने आ गया। क्या आप किसी को भेज सकते हैं जो मुझे वहां तक ले जाए? आशु ने सीधे पूछा। यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, शाहिद ने कैजुअल टोन में कहा, लेकिन वो 6 विंग्ड सेराफिम कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग स्ट्रेंथ वाला है। अभी तक यह भी क्लियर नहीं है कि वो दोस्त है या दुश्मन। अगर आमना सामना हो गया तो तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा। फिर अपने सहायक की तरफ मुड़ते हुए बोला, लिटिल नेहा को बुलाओ गवर्नर। क्या आप नेहा शेरगिल को बुला रहे हैं? आशु ने जल्दी से पूछा। बिल्कुल, आखिर तुम भी तो फैमिली ही हो और वो इस वक्त उसी इलाके की निगरानी संभाल रही है। तुम्हें वहां ले जाने के लिए वही सबसे सही चॉइस है, शाहिद ने कहा। उसे तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, कोई भी सोल्जर भेज दीजिए, मैं उसी के साथ चला जाऊंगा। आशु ने टालने की कोशिश की। वो नेहा से किसी भी तरह की टेंशन में नहीं पड़ना चाहता था। अरे ये कोई तकलीफ नहीं है, वो उसकी ड्यूटी है, शाहिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये देखकर कि सहायक पहले ही जा चुका था, आशु ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार सिर्फ रास्ता दिखाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आशु ने पहले सोचा था कि नेहा शायद उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जब नेहा आई और शाहिद के ऑर्डर सुने, तो उसके चेहरे पर कोई अजीब से एक्सप्रेशन नहीं थे। वो एक आम सोल्जर की तरह लगी जो बस ऑर्डर को फॉलो कर रही हो। लगता है कि उसने आर्मी में आकर वक्त बर्बाद नहीं किया। वो वाकई मैच्योर हो गई है, पहले जैसी बचकानी नहीं रही। नेहा का रवैया देखकर आंसू को लगा कि यह सफर कोई मुश्किल नहीं होगा। वो उसे एक आम इंसान की तरह ट्रीट कर रही थी। दोनों ने कैंप छोड़ा और नेहा आशु को सीधे रिवर की तरफ ले गई।
रास्ते में नेहा ने जलाला कुछ नहीं कहा, लेकिन आशु को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसका भी उससे फालतू बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि जल्द ही आशु को एक प्रॉब्लम का एहसास हुआ। इंटेलिजेंस के मुताबिक 6 विंग्ड सेराफिम की लोकेशन रिवर के पास होनी चाहिए थी, लेकिन नेहा तो माउंटेन्स के करीब पहुंच चुकी थी और रिवर से थोड़ी दूर थी। 6 विंग्ड सेराफिम को तो ब्लड रिवर के पास देखा गया था ना, फिर हम माउंटेन में क्यों हैं? आशु को आखिरकार पूछना ही पड़ा। नेहा ने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले पूछा, तुम 6 विंग्ड सेराफिम को ढूंढ रहे हो? राइट, हां। आशु ने सिर हिलाया। तो फिर कोई गलती नहीं है, बस मेरे साथ चलते रहो। नेहा ने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस वक्त 6 विंग्ड सेराफिम की ओनर मैं ही हूं, है ना? हालांकि तुमने एक बार सिद्धार्थ को हराया था, जिसके पास 6 विंग्ड सेराफिम था, लेकिन वो इसकी ट्रू स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाया था। और मैं अब इसकी 90% से ज्यादा स्ट्रेंथ यूज कर सकती हूं। इतना तो काफी होना चाहिए तुम्हें हराने के लिए। नेहा के उस कॉन्फिडेंस को देखकर आंसू चुपचाप उसके पीछे माउंटेन की तरफ बढ़ता चला गया। काफी देर तक चलते रहने के बाद नेहा आखिरकार एक केव के सामने रुकी, जहां उसने अंदाजा लगाया कि अगर यहां कोई बैटल होती भी है तो भी कैंप तक उसकी आवाजें नहीं पहुंचेगी। हम पहुंच गए क्या? 6 विंग्ड सेराफिम यही आसपास ही अपीयर हुआ है। आशु ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई ट्रेस नहीं मिला। ट्रुथ लिसनर पूरे वक्त एक्टिव था, लेकिन 6 विंग्ड सेराफिम की मौजूदगी सेंस नहीं हो रही थी। हां, 6 विंग्ड सेराफिम यही है, नेहा ने कहा, शांत रहने का नाटक करते हुए। इसका क्या मतलब है? आशु पहले ही समझ चुका था कि नेहा की टोन में कुछ अजीब था। नेहा के शरीर से अचानक एक होली लाइट उठने लगी। इसके बाद व्हाइट विंग्स हवा में कंडेंस होकर 6 विंग्ड सेराफिम में फॉर्म होने लगे, जो उसके पीछे हवा में तैर रहा था। वही 6 विंग्ड सेराफिम जिसे आशु पहले देख चुका था और साथ ही हरा भी चुका था। तो तुम ही हो 6 विंग्ड सेराफिम की नई कॉन्ट्रैक्टर? आशु ने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए कहा। वो तो 6 विंग्ड सेराफिम को मारने आया था, लेकिन अब वो नेहा का गार्जियन बन चुका था। अगर अवंतिका को पता चले कि उसने उसके गार्जियन को मार दिया तो ये ठीक नहीं होगा। जब से मैंने आर्मी ज्वाइन की है, तब से मैं लगातार मेहनत कर रही हूं। जब बाकी लोग काम करते हैं, मैं भी करती हूं। जब बाकी लोग आराम करते हैं, तब मैं खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए ट्रेनिंग करती हूं। अब मैं भी उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ी हूं जहां तुम हो। मेरे पास एक ईपिक परफेक्ट लाइफ सोल है, एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट और एक गार्जियन। जो तुम्हारे पास है वो अब मेरे पास भी है। अब हम एक फेयर बैटल कर सकते हैं, नेहा ने आशु से कहा। क्या दी सेलेस्तारा ने तुम्हें 6 विंग्ड सेराफिम से कॉन्ट्रैक्ट करवाया? आशु ने पूछा। तुम दी सेलेस्तारा को जानते हो? नेहा थोड़ा चौंक गई। आशु नेहा का जवाब सुनकर तुरंत कड़वाहट के साथ मुस्कुरा दिया। काश मैं उसे जानता ही ना होता। उसने तुमसे 6 विंग्ड सेराफिम से कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए कोई शर्त रखी थी। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? नेहा ने कोल्ड लहजे में कहा। यह सही है कि तुम्हारा मामला मुझसे जुड़ा नहीं है, लेकिन तुम सिस अवंतिका की बेटी हो। मैं नहीं चाहता कि सिस अवंतिका को कोई दुख पहुंचे, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि दी सेलेस्तारा एक बेहद खतरनाक शख्सियत है। जरा सिद्धार्थ का अंजाम याद करो, तभी तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि वो असल में कैसी हैं। आशु ने कहा। नेहा ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हें मेरी मोम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब बड़ी हो चुकी हूं, मुझे पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैंने दी सेलेस्तारा के लिए कुछ करने का कोई वादा नहीं किया। उसने भी मुझसे कुछ नहीं मांगा। उसकी बस एक ही रिक्वेस्ट थी कि मैं अगली कंपेनियन बीस्ट रैंकिंग बैटल में अपनी पूरी ताकत लगाकर फर्स्ट प्लेस हासिल करूं और उसके लिए एक डिवाइन फ्रूट जीतूं। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें चेस माउंटेन से ही वो मिथिकल कंपेनियन बीस्ट मिला। राइट? आशु को उम्मीद नहीं थी कि दी सेलेस्तारा के लिए डिवाइन फ्रूट इतना ज्यादा मायने रखता होगा। जब वो उसे आशु से नहीं ले पाई तो अब उसने नेहा को उसके लिए इस्तेमाल किया। तुम्हें ये कैसे पता चला? नेहा अब और भी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि दी सेलेस्तारा मेरे पास भी आई थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। वो बहुत खतरनाक है, उससे दूर रहना ही बेहतर होता है। आशु ने ईमानदारी से कहा। अगर स्ट्रांग बनना है तो रिस्क लेना ही पड़ता है। मैं जानती हूं कि मुझे कौन सा रास्ता चूज करना है, तुम्हें मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं। नेहा ने आशु की तरफ देखा और धीरे से कहा, आज हार हो या जीत,
हमारे बीच की जो भी कड़वाहट है वो यहीं खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें वाकई मुझसे मुकाबला करना ही है? आशु ने पूछा। बिल्कुल नहीं। तो मैं इतनी मेहनत क्यों करती? इस बार मुझे तुम्हें हर हालत में हराना है, नेहा ने कहा। भले ही इसकी कीमत तुम्हारा गार्जियन हो, आशु ने फिर से पूछा। इस बार नेहा के जवाब देने से पहले ही सिक्स विंग्ड सेराफिम बोल पड़ा। एक गार्जियन को सिर्फ कोई और गार्जियन ही हरा सकता है। पिछली बार सिद्धार्थ बहुत वीक था, वो मेरी ताकत का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर सका। लेकिन अब नेहा मेरी गार्जियन है और उसके जरिए मैं अपनी असली स्ट्रेंथ शोकेस कर सकता हूं। तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। नेहा के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी लगभग परफेक्ट है, इसीलिए मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। सिक्स विंग्ड सेराफिम ने साफ तौर पर आशु की बात का गलत मतलब निकाला था। उसे लगा कि आशु ये कह रहा है जैसे उसने पहले सिद्धार्थ को धोखा दिया था और अब नेहा के साथ भी वही करेगा। आशु ने सिक्स विंग्ड सेराफिम की बात को नजरअंदाज कर दिया और नेहा की तरफ देखा, जैसे वो चाहता हो कि जवाब वो खुद दे। मैंने गार्जियन से कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए किया था कि मैं तुम्हें हरा सकूं। अगर मैं तुम्हें हरा ही ना सकूं तो फिर गार्जियन रखने का क्या मतलब? नेहा की आंखों में एक अडिग डिटर्मिनेशन था। वो सीधे आंसू की आंखों में देखते हुए बोली, इन कुछ दिनों में मैं लगातार किसी ब्रेक थ्रू की तलाश में रही हूं। यहां तक कि सपनों में भी यही सोचती रही हूं कि खुद को और ज्यादा स्ट्रांग कैसे बनाऊं, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम सामने आए। जब तक मैं तुम्हें हरा सकती हूं। मैं नेहा की बात अब भी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पहली लाइन कही, आशु ऑलरेडी अपनी सेबर निकाल चुका था इमॉर्टल स्लेइंग। जब उसने पहले सिद्धार्थ से मुकाबला किया था, तभी आशु को सिक्स विंग्ड सेराफिम की एबिलिटीज का काफी हद तक अंदाजा लग चुका था। उसे पता था कि उसके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, इसलिए अब उसे जरा भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं थी। आशु को अब सिर्फ एक ही बात सोचनी थी कि सिक्स विंग्ड सेराफिम को मारने के बाद नेहा पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन जब नेहा खुद कह चुकी थी कि अगर वो उसे हरा नहीं सकती तो गार्जियन रखने का कोई मतलब नहीं, तब आशु को अब कोई संकोच नहीं रहा। इमॉर्टल स्लेइंग की रफ्तार यकीन से भी परे थी। उसमें कोई दबंग फीलिंग नहीं थी, क्योंकि वो इतनी तेज थी कि उसका डोमिनियरिंग ऑरा महसूस तक नहीं हो सकता था। जिस पल नेहा को आंसू की स्ट्राइक का एहसास हुआ, उसकी सेबर तब तक म्यान में लौट चुकी थी। रही बात नेहा के पीछे हवा में तैर रहे सिक्स विंग्ड सेराफिम की, उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके होंठ जैसे कुछ कहने के लिए हिले, लेकिन यह हरकत सिर्फ उसके मुंह को टेढ़ा कर गई। इसके बाद उसका शरीर दो हिस्सों में बंट गया और दोनों तरफ गिरने लगा। फिर व्हाइट विंग्स में बदल गया, जो हवा में बिखर कर मिट गए। नेहा वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल अवाक। उसके चेहरे पर कोई सरप्राइज नहीं था, बस कुछ था तो कंफ्यूजन, और शायनक वो जो बात कह रही थी वो वहीं अधूरी छूट गई। नेहा ने कभी सोचा भी नहीं था कि आंसू इतने अचानक अटैक कर देगा। वो अब भी करिश्मा को अपनी बाहों में थामे हुए था। नेहा तो ये कहने ही वाली थी कि वो तब फाइट शुरू करें जब आशु बच्चे को एक साइड रख दे, लेकिन आशु ने एक हाथ से बच्ची को पकड़ी और दूसरे हाथ से सेबर निकालकर सिक्स विंग्ड सेराफिम को कैजुअली मार गिराया, जिससे ऐसा फील हुआ जैसे फाइट की तो शुरुआत ही नहीं हुई हो। मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया था। नेहा के जहन में बस यही एक ख्याल रह गया। वो समझ ही नहीं पाई कि अब आगे क्या बोले। सिक्स विंग्ड सेराफिम को एक ही स्ट्राइक में काट डालने के बाद आशु ने फील किया कि एक अजीब सी एनर्जी उसकी स्लॉटर लाइफ सोल में फ्यूज हो गई है, जिससे वो और भी ग्रो हो गई। उसे ऐसा आभास हुआ कि वो अब धीरे धीरे कॉर्पोरियल फॉर्म लेने की तरफ बढ़ रही है। मगर वो सारी एनर्जी खत्म हो जाने के बाद भी स्लॉटरर अब तक परफेक्ट बॉडी में एडवांस नहीं हो पाई थी। क्या ये अभी भी काफी नहीं है? आखिर मुझे और कितनों को मारना पड़ेगा? आशु के मन में थोड़ी मायूसी सी भर आई। इतना इजी गार्जियन फिर से ढूंढ पाना शायद मुश्किल था, जितना कि सिक्स विंग्ड सेराफिम को मारना हुआ था। सबसे पहली बात, सिक्स विंग्ड सेराफिम गार्जियन की दुनिया में कोई खास पावरफुल नहीं माना जाता था। और दूसरी बात, आशु को उसकी सारी एबिलिटीज का पूरा पूरा अंदाजा था। उसे वो ऐसे जानता था जैसे कोई अपनी हथेली को देखता हो। इसी वजह से उसे इतनी आसानी से मार सका। अगर सामने कोई अनजान गार्जियन होता, इवन अगर उसकी स्ट्रेंथ सिक्स विंग्ड सेराफिम के बराबर भी होती, तो भी उसे इतनी आराम से मारना मुमकिन नहीं होता। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर सच में मुझे हराना है तो अपनी खुद की स्ट्रेंथ से हराओ।
किसी और से मिली ताकत मुझे हरा नहीं सकती। आशु ने मुड़कर कहा और करिश्मा को अपनी बाहों में थामे हुए वापस चल पड़ा। नेहा वहीं खड़ी रह गई, बहुत देर तक बिल्कुल मोशनलेस इस मुकाबले से। पहले उसने बहुत कुछ सोच रखा था। उसने जीतने हारने के कई पॉसिबल आउटकम्स अपने जहन में टटोल लिए थे, मगर जितना भी उसने इमेजिन किया था, उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाएगी। नेहा ने सोचा था कि ये एक बराबरी की लड़ाई होगी, एक ऐसा मुकाबला जिसमें दोनों साइड से पूरी ताकत झोंकी जाएगी। मगर अब अचानक उसे एहसास हुआ कि शायद उसे उस एरिना में खड़े होने का हक ही नहीं था। जैसे कोई नौसीखिया किसी प्रोफेशनल बॉक्सर को चैलेंज दे और बेल रिंग होने से पहले ही जमीन पर गिर जाए। उम्मीद है वो दोबारा दी सेलेस्तारा के पास नहीं चाहता था कि नेहा का दी सेलेस्तारा से कोई लेना देना रहे। वो जानता था कि नेहा अवंतिका की बेटी है। भले ही आशु को नेहा ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ बुरा हो। एनकैम्पमेंट में लौटने के बाद आशु की मुलाकात कुछ पुराने जानने वालों से हुई। उसने उनके साथ थोड़ी देर बिताई और फिर अगली सुबह महिम सिटी के लिए रवाना हो गया। शाहिद बिना हार माने उसे पढ़ाई छोड़कर अपने साथ काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा था, लेकिन आशु ने पोलाइटली मना कर दिया। इसका मतलब यह नहीं था कि आशु ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं था, बल्कि वो मानता था कि खुद को सबसे स्ट्रांग बनाना सबसे जरूरी है। जब तक वो खुद सबसे पावरफुल नहीं बन जाता, तब तक हमेशा इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी और उसे एक डिफेंसिव पोजीशन में ही रहना पड़ेगा। आशु कॉलेज में इसलिए रहना चाहता था क्योंकि कॉलेज उसे भरपूर फ्री टाइम देता था, साथ ही जरूरी रिसोर्सेज और जानकारियां भी मुहैया कराता था। इस तरह वो अपने चुने हुए रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सकता था और जल्दी से पावरफुल बन सकता था। अगर वो आर्मी में शामिल होता तो उसे मिशंस करने पड़ते। इससे वो कुछ लोगों की मदद जरूर कर सकता था, लेकिन आशु सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, सबकी मदद करना चाहता था, और यही बात किसी भी इंसान को एक हीरो बनाती है। स्कूल लौटने के बाद आशु ने स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट को स्टडी करना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड के सहारे सिविलाइज्ड कंट्री को एडवांस करना बहुत मुश्किल था। उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही था, और जब तक उसे मिस्टिक बर्ड जैसा कोई पेट नहीं मिल जाता, तब तक कोई सॉल्यूशन उसे सूझ नहीं रहा था। मगर वो इतना आसान नहीं था। इसीलिए आशु ने तय किया कि वो दूसरी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स को स्टडी करेगा। स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट एक काफी दिलचस्प प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट थी। आशु ने अभी बस इसमें बेसिक मास्टरी ही गेन की थी, हालांकि इसमें से उसे कोई जबरदस्त स्ट्रेंथ महसूस नहीं हो रही थी। फिर भी इसके एनर्जी सर्कुलेशन की प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग थी। आमतौर पर ज्यादातर प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स में एक ही प्राइमोर्डियल एनर्जी सी होता है, लेकिन लॉस्ट इमॉर्टल मंत्रा जैसी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स में वो भी नहीं होता। पर स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट में तो अनगिनत प्राइमोर्डियल एनर्जी सी मौजूद थे। जब ये स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट उसके शरीर में सर्कुलेट होती थी, तो आशु का अपना शरीर एक छोटे यूनिवर्स की तरह मालूम होता था, जिसमें अनगिनत घूमते हुए स्टार्स थे। हर एक तारा एक प्राइमोर्डियल एनर्जी सी था, और ये पूरा छोटा यूनिवर्स मिलकर एक ह्यूज प्राइमोर्डियल एनर्जी सी जैसा बन जाता था। अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी के सर्कुलेशन को फील करते हुए आशु स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट की प्रोफंडिटी में डूबता गया। वो मन ही मन इसका रहस्य समझने की कोशिश कर रहा था, इस उम्मीद में कि वो इस आर्ट से एक लाइफ प्रोविडेंस को कंडेंस कर सके। एक लाइफ सोल को कंडेंस करने के लिए या तो किसी मिथिकल या गार्जियन के ब्लड एसेंस की जरूरत होती थी। उसके बिना स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट का सिम्युलेशन किसी भी फाउंडेशन के बिना लाइफ सोल को कंडेंस नहीं कर सकता था। लेकिन लाइफ प्रोविडेंस उतना पर्टिकुलर नहीं होता उसके लिए। बस उस प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट में इनसाइट्स गेन करना ही काफी था। ये स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट का पॉकेट यूनिवर्स मुझे एंडलेस सी ऑफ स्टार्स जैसा क्यों लग रहा है? आशु ने अचानक कुछ अजीब डिस्कवर किया। उस मिनिएचर यूनिवर्स में फैले स्टार्स की बनावट एंडलेस सी ऑफ स्टार्स की स्टार लेआउट से बेहद मिलती जुलती थी। अगर आशु ने पहले एंडलेस सी ऑफ स्टार्स में लंबा वक्त प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल्स को हासिल करने ना बिताया होता, तो शायद वो ये सिमिलैरिटी कभी पकड़ ही नहीं पाता। क्या ये हो सकता? आशु के दिल में एक हलचल सी उठी। उसने तुरंत प्रैक्टिस रोक दी और अपना फोन निकालकर एंडलेस सी ऑफ स्टार्स डंजन में एंटर हो गया। आशु ने ऊपर आसमान में फैले स्टार्स की तरफ देखा।
कुछ देर तक ध्यान से देखने के बाद उसने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। जैसा मैंने सोचा था, ए स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट की एनर्जी सर्कुलेशन मेथड असल में एंडलेस सी ऑफ स्टार्स का ही एक रिप्लिका है। स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट से फॉर्म हुआ पॉकेट यूनिवर्स एंडलेस सी ऑफ स्टार्स जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, उसमें कई डिटेल्स गायब थीं, लेकिन उसकी जनरल आउटलाइन लगभग वैसी ही थी। आशु ने शिकार करते हुए एंडलेस सी ऑफ स्टार्स को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू रखा। उस एंडलेस सी ऑफ स्टार्स का बारीकी से ऑब्जर्व करते हुए उसने स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट की प्रोफंडिटी में इनसाइट्स हासिल की, क्योंकि आशु एंडलेस सी ऑफ स्टार्स में एस्ट्रल कॉम्बैट बीस्ट्स की तलाश करना चाहता था। इसलिए यह वक्त बर्बाद करना नहीं माना जा सकता। पिछले कुछ वक्त से वो बहुत बिजी चल रहा था, इसलिए लूनर मेंशन स्किल्स और एस्ट्रल कॉम्बैट बीस्ट्स को फाइंड करने का वक्त ही नहीं मिल पाया। 28 लूनर मेंशन स्किल्स में अब भी 3 जरूरी स्किल्स की कमी थी और अब तक स्टार स्टीलर का प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल भी ड्रॉप नहीं हुआ था। अब उसके पास एंडलेस सी ऑफ स्टार्स को एक्सप्लोर करने और एस्ट्रल कॉम्बैट बीस्ट्स को ढूंढने का एक परफेक्ट मौका था। आशु एंडलेस सी ऑफ स्टार्स में घूमता रहा और स्टार्स की अदला बदली यानी कि स्टेलर ट्रांसपोजिशन को गौर से देखता रहा। हर बार जब उसे कोई नई इंसाइट हासिल होती, उसके शरीर के अंदर जो छोटा यूनिवर्स था वो एंडलेस सी ऑफ स्टार्स के और करीब या यूं कहें कि सिमिलर होता जाता। आशु को एक हल्का सा एहसास था कि जब उसका पॉकेट यूनिवर्स एंडलेस सी ऑफ स्टार्स से पूरी तरह एक जैसा हो जाएगा, तभी वो अपने लाइफ प्रोविडेंस को कंडेंस कर पाएगा। एंडलेस सी ऑफ स्टार्स सिर्फ 28 लूनर मेंशंस तक ही लिमिटेड नहीं था। इन लूनर मेंशंस के बाहर का इलाका भी बहुत बड़ा था। इस सफर के दौरान आशु ने अनगिनत एस्ट्रल बीस्ट्स को मारा, लेकिन कोई भी एस्ट्रल कॉम्बैट बीस्ट ड्रॉप नहीं हुआ। असल में मिथिकल रैंक वाले एस्ट्रल बीस्ट्स बहुत ही कम थे, ज्यादातर तो मॉर्टल से ईपिक क्लास के बीच के ही थे। उसी वक्त जब वो इस सिचुएशन को लेकर उलझन में था, तभी अचानक उसने देखा कि यूनिवर्स के आगे किसी चीज ने एक झलक सी मारी। जब आशु ने फोकस किया तो उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही थीं? आशु ने और नजदीक से देखने की कोशिश की, लेकिन अब भी उसे कुछ नहीं दिखा। यह सब उसे बेहद अजीब लगा। अचानक ब्रह्मांड में एक बार फिर कुछ फ्लैश हुआ। आशु को बस एक हल्की सी झलक मिली, लेकिन वो नहीं देख पाया कि वो चीज थी क्या। मगर जब उसने उस जगह को गौर से देखा जहां वो परछाई हल्की हल्की फ्लैश हो रही थी, तो उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि जिस जगह पहले एक प्लैनेट था वो अब पूरी तरह से गायब हो चुका था और उसने पूरी तरह कंफर्म कर लिया कि वहां अब कुछ नहीं है। मगर उसने साफ साफ उस प्लैनेट को देखा था। डिवोवरर आशु के जहन में तुरंत यही नाम गूंजा। पहले जब वो रियल वर्ल्ड में एंडलेस सी ऑफ स्टार्स गया था, तब उसने एक डिवोवरर को देखा था, लेकिन उस वक्त का डिवोवरर किसी झील में तैरती जेलीफिश जैसा दिखता था, जो प्लैनेट्स को ऐसे खा जाता था जैसे कोई टॉफी निकल रहा हो। इसलिए वो नजारा इतना चौंकाने वाला नहीं लगा था। लेकिन अब जो वो एंडलेस सी ऑफ स्टार्स के अंदर था, तो सिचुएशन कुछ अलग थी। भले ही यहाँ के प्लैनेट्स असली दुनिया के प्लैनेट से छोटे थे, लेकिन फिर भी वो किसी माउंटेन जितने बड़े थे और उन्हें यूं अचानक गायब होते देखना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सबसे डरावनी बात यह थी कि आशु ने गेम में उस डिवोवरर को देखा ही नहीं। उसे बस एक फ्लैश नजर आया और उसी पल वो प्लैनेट निगल लिया गया। आशु ने तुरंत टायरेंट बेहेमोथ को बुलाया और ट्रूथ लिसनर की एबिलिटी को उसकी लिमिट तक रेज कर दिया, ताकि आसपास की हर मूवमेंट पर नजर रख सके। कुछ ही देर में आंसू को रियलाइज हुआ कि उसके पास का एक और प्लैनेट निगल लिया गया है और इस बार आखिरकार उसे डिवोवरर की झलक मिल गई। ट्रूथ लिसनर की एबिलिटी की मदद से आशु ने डिवोवरर की अपीयरेंस को अपने दिमाग में आउटलाइन कर लिया, लेकिन वो अब भी अपनी आंखों से उसे देख नहीं पा रहा था। यह वैसा ही था जैसा उसने रियल वर्ल्ड में देखा था, एक ट्रांसपेरेंट जेलीफिश जैसे मॉन्स्टर की तरह। मगर इस बार गेम में इसका साइज कहीं ज्यादा खतरनाक था। वो सीधे पूरे प्लैनेट को निगल गया, जबकि एंडलेस सी ऑफ स्टार्स में छोटे प्लैनेट्स भी किसी राजमा के दाने जितने होते थे। इसका शरीर तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाले टायरेंट बेहेमोथ से भी ज्यादा बड़ा है। आशु के मन में ख्याल आया। जब उसने उस डिवोवरर की तरफ देखा, तब तक वो टेरिफाइंग क्रिएचर उसकी डायरेक्शन में भटकता हुआ आ चुका था।
आशु ने बिना वक्त गंवाए अपने विशालकाय टायरेंट बेहेमॉथ को ऑर्डर दिया कि वो सीधा आगे बढ़कर हमला करे, ताकि वो खुद देख सके कि डिवोवरर असल में कितना पावरफुल है। आशु के ऑर्डर मिलते ही टायरेंट बेहेमॉथ ने अपनी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ एक्टिवेट की और पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। डिवोवरर वाकई एक जेलीफिश की तरह था। उसके नीचे लहराते अनगिनत टेंटिकल्स कांप उठे और उसका ट्रांसपेरेंट शरीर यकीन न होने वाली रफ्तार से ऊपर उठा। उसने बड़ी आसानी से टायरेंट बेहेमॉथ के अटैक को डॉज कर लिया। टायरेंट बेहेमॉथ ने जैसे ही अटैक किया, वो तुरंत पीछा करने के बजाय वहीं खड़ा रह गया, मानो किसी कंफ्यूजन में हो। आशु ने तुरंत बात समझ ली। उसे ट्रूथ लिसनर की एबिलिटी से डिवोवरर दिख रहा था, मगर टायरेंट बेहेमॉथ को वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, और जो दुश्मन दिखाई ही ना दे, उस पर अटैक कैसे करेगा। आशु ने टायरेंट बेहेमॉथ को फाइट करने का ऑर्डर तो दिया था, लेकिन बेहेमॉथ आमतौर पर अपनी इंस्टिंक्ट्स से लड़ता था। आशु के कमांड देने पर उसमें एक हल्की सी देरी हो रही थी, और यही देरी इस सिचुएशन में खतरनाक साबित हो सकती थी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि डिवोवरर ने टायरेंट बेहेमॉथ के शरीर को पूरी तरह निगल लिया। कोई नहीं जानता था कि डिवोवरर का शरीर किस चीज से बना था, लेकिन एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ जैसी पावर रखने वाला टायरेंट बेहेमॉथ भी निगले जाने के बाद खुद को छुड़ा नहीं सका। ये वाकई मुसीबत है। टायरेंट बेहेमॉथ उसे देख ही नहीं सकता, इसलिए फाइट में उसे भारी नुकसान हो रहा है। और अगर डिवोवरर दिखाई नहीं दे रहा, तो टॉर्च ड्रैगन की ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड एबिलिटी भी बेकार साबित होगी। लगता है मुझे उसे खत्म करने के लिए पूरी तरह ट्रूथ लिसनर पर ही डिपेंड रहना होगा। आशु ने तुरंत गोल्डन ओवरलाई नर्ड स्वॉर्ड बुलाई और ट्रूथ लिसनर की एबिलिटी का इस्तेमाल कर डिवोवरर की पोजीशन लॉक कर ली। फिर उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठा की और बिना किसी झिझक के इमॉर्टल स्लेइंग से डिवोवरर पर जोरदार स्लैश किया। मगर ठीक अगले ही पल आशु को फील हुआ कि उसका ब्लड के रंग का अवतार एक गहरे बवंडर में समा गया है और फोन की स्क्रीन पूरी तरह ब्लैंक हो गई। गेम ओवर। डिवोवरर वाकई में बेहद खतरनाक है। टायरेंट बेहेमॉथ और टॉर्च ड्रैगन शायद इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसे टक्कर देने लायक शायद बस ट्रूथ लिसनर ही है। आशु ने कुछ देर सोचा, लेकिन उसे डिवोवरर से निपटने का कोई काम करने लायक सॉल्यूशन नहीं मिला। मगर दिक्कत यह थी कि ट्रूथ लिसनर की एक से ज्यादा ईयरिंग्स उतारना काफी रिस्की था। अगर वो सिर्फ एक या दो उतारता तो शायद उतनी स्ट्रेंथ डिवोवरर को मारने के लिए काफी नहीं होती। इसीलिए उसने दोबारा एंडलेस सी ऑफ स्टार्स में एंटर किया। इस बार आशु ने सीधे टकराने के बजाय आसपास के इलाके में गोल गोल घूमना शुरू किया। फिलहाल डिवोवरर को हराने की कोई तरकीब दिमाग में नहीं थी, तो उसने उसे फिलहाल नजरअंदाज किया और स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट के लाइफ प्रोविडेंस कंडेंस करने पर फोकस करने का फैसला किया। लेकिन डिवोवरर का पता एकदम अनप्रिडिक्टेबल था। आशु ने बड़ी सावधानी से उससे दूर चक्कर लगाए थे, लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ी जब डिवोवरर अलग अलग स्टार सिस्टम्स में अचानक अपीयर होने लगा। हर बार जब आशु भागने की कोशिश करता, डिवोवरर की ब्लैक होल जैसी पावर उसे खींच लेती और वो फिर निगला जाता। आंसू एक बार ही डिवोवरर से सही मायनों में बच पाया था, जब उसने सिविलाइज्ड कंट्री की लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल कर खुद को इतनी दूर पहुंचा दिया कि डिवोवरर उसे देख भी ना सके। मगर वो भी ज्यादा देर नहीं टिका। आखिरकार डिवोवरर ने उसे ढूंढ ही लिया और मार डाला। शुरुआत में आशु को लगा कि ये शायद गेम के रिस्पॉन मैकेनिज्म की गड़बड़ी है। हर बार जब वो रिस्पॉन करता, डिवोवरर किसी और स्टार सिस्टम में दिखाई देता, मगर बार बार मरने के बाद उसे शक होने लगा। हर बार जब मैं एंडलेस सी ऑफ स्टार्स में दाखिल होता हूं और जैसे ही मैं 28 लूनर मैंशन से बाहर निकलता हूं, लगभग सेम वक्त पर डिवोवरर अपीयर हो जाता है। यह सिर्फ रैंडम रिस्पॉन नहीं हो सकता। फिर अचानक एक ख्याल उसके मन में आया, क्या डिवोवरर के पास टेलीपोर्टेशन जैसी कोई स्पेशल एबिलिटी है? यह सोचकर आशु को एक हल्की सी खुशगवार हैरानी हुई। मिस्टिक बर्ड मिलने की उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर डिवोरर में वाकई स्पेशल टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज थीं, तो उसे मारने की कोशिश की जा सकती थी। और अगर कंपेनियन एक ड्रॉप हुआ तो शायद सिविलाइज्ड कंट्री को एडवांस करने की उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती थी। मैं डिवोवरर को कैसे मार सकता हूं? आशु सोच में डूब गया। टायरेंट बेहेमॉथ और टॉर्च ड्रैगन जैसे कंपेनियन बीस्ट्स इस तरह की बैटल्स के लिए फिट नहीं थे। डेमोनिक नियोनेट अब भी इवोल्व हो रही थी, तो फिर आखिर कौन इसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है?
थोड़ी देर सोचने के बाद आशु को समझ आया कि सिर्फ 3 कंपेनियन बीस्ट्स ही ऐसे हैं जिनके पास डिवोवरर को हराने का असली चांस है। या तो वो ट्रूथ लिसनर को इस्तेमाल करे और उसकी एक से ज्यादा इयररिंग्स शैटर कर दे जिससे उसकी पावर अपनी पीक पर पहुंच सके, या फिर प्राइमोर्डियल स्पोर की पैरासाइटिंग स्किल यूज करे जिससे वो दुश्मन के अंदर जाकर उसे अंदर से खत्म कर सके। बाकी सारे कंपेनियन बीस्ट्स डिवोवरर को देख ही नहीं सकते, इसीलिए चाहे वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, फाइट में बेकार हैं। एक आखिरी मेथड और था, आशु को इनविजिबिलिटी रोब पहनना होगा ताकि डिवोवरर उसे देख ही ना सके और फिर वो उसे एक घातक हमले से मारने की कोशिश कर सके। आशु ने सबसे सिंपल ऑप्शन से शुरुआत की। उसने इनविजिबिलिटी रोब पहना और एक असैसिनेशन ट्राई किया। हालांकि रोब पहनने से वो नजरों से ओझल हो गया था, लेकिन फिर भी डिवोवरर उसे देख पा रहा था। 3 मिनट का कंप्लीट इनविजिबिलिटी फेज ही था जिसमें डिवोरर उसकी मौजूदगी को जरा भी सेंस नहीं कर सकता था। अब उसे इन्हीं 3 मिनटों में किसी भी तरह डिवोवरर पर जानलेवा हमला करना था। हालांकि आशु ने घात लगाकर अटैक किया था, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। डिवोवरर का पूरा शरीर किसी ब्लैक होल की तरह था, जिस वजह से जब आशु ने इनविजिबल रहते हुए उसके पास जाकर इमॉर्टल स्लेइंग यूज किया तो उसकी पूरी बॉडी सीधा खींचकर डिवोवरर की बायंडी में एब्जॉर्ब हो गई और स्क्रीन पूरी तरह ब्लैंक हो गई। गेम ओवर। अब जब पहला तरीका फेल हो गया तो आशु ने दूसरा ऑप्शन आजमाया, प्राइमोर्डियल स्पोर को जाने दिया, यह सोचकर कि वो डिवोवरर के अंदर पैरासाइट बनकर उसकी कमजोरी को अंदर से खत्म कर देगा। मगर जैसे ही प्राइमोर्डियल स्पोर डिवोवरर के शरीर में दाखिल हुआ, वो किसी ब्लैक होल की तरह उसमें समा गया और कनेक्शन कट गया। अब जबकि दोनों तरीके नाकाम हो चुके थे, आशु के पास एक ही ऑप्शन बचा था, ट्रूथ लिसनर को भेजना, और वो भी 2 और इयररिंग्स तोड़कर, ताकि उसकी पावर उस लेवल पर पहुंच जाए जहां वो कुछ कर सके। जैसे ही 2 इयररिंग्स रिमूव हो गई, ट्रूथ लिसनर पूरी तरह खूंखार हो गया और उसकी बॉडी स्पेस को चीरती हुई डायरेक्ट डिवोवरर की तरफ बढ़ गई। डिवोवरर की इनविजिबिलिटी ट्रूथ लिसनर पर कोई असर नहीं डाल सकी। ट्रूथ लिसनर लाइटनिंग की रफ्तार से आगे बढ़ा और बाकी बीस्ट्स की तरह उसमें खिंचा नहीं। मगर जब ट्रूथ लिसनर के तेज पंजे डिवोवरर के शरीर से टकराए, ऐसा लगा जैसे वो किसी पानी को चीर रहा हो। न कोई कट, न कोई जख्म, न कोई असर, कोई निशान तक नहीं पड़ा। ट्रूथ लिसनर डिवोवरर से फाइट करते हुए कोई खास एडवांटेज हासिल नहीं कर पाया, लेकिन यह भी सच था कि वो अब तक निगला भी नहीं गया था। इस वक्त सिचुएशन एक तरह के डेडलॉक में फंसी हुई थी। हालांकि ट्रूथ लिसनर खुद को बचा रहा था, लेकिन उसे लगातार तेजी से मूव करना पड़ रहा था ताकि वो डिवोवरर की ब्लैक होल जैसी ग्रेविटी से बच सके। ऐसी सिचुएशन में उसके स्टैमिना और प्राइमोर्डियल एनर्जी बहुत स्पीड के साथ खर्च हो रही थी। अगर यह लंबा चला तो वो डिवोवरर का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएगा। आशु ने दांत भींचते हुए ऑर्डर दिया कि अब तीसरी इयररिंग भी तोड़ दें, क्योंकि जब तक ट्रूथ लिसनर की स्टैमिना पीक पर है, यही सही मौका है। एक और इयररिंग ट्रूथ लिसनर के कान से टूटकर बिखर गई। जैसे ही वो इयररिंग टूटी, ट्रूथ लिसनर की बॉडी में एक अजीब बदलाव शुरू हो गया। आशु अभी ट्रूथ लिसनर में होने वाले बदलावों को ठीक से देख भी नहीं पाया था कि उसने एक एक्सट्रीमली खूंखार और दर्दनाक ख्याल सेंस किया। ऐसा जैसे ट्रूथ लिसनर की पूरी कॉन्शियसनेस हिल गई हो, जैसे वो एक्सप्लोड होने वाला हो। ट्रूथ लिसनर के पूरे शरीर पर अब ब्लैक फ्लेम्स उठ रही थी, जैसे उसकी बॉडी एक ऐसा बॉम्ब बन चुकी हो जो कभी भी फट सकती है। आशु ने तुरंत उसे अटैक करने का ऑर्डर दिया, लेकिन इस बार ट्रूथ लिसनर ने उसकी बात नहीं मानी। वो आसमान की तरफ देखकर दहाड़ने लगा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आंसू के ऑर्डर्स के खिलाफ बगावत कर रहा हो। आंसू ने फील किया कि उसके और ट्रूथ लिसनर के बीच का कनेक्शन टूटने की कगार पर था। अब वो ना सिर्फ बहुत वीक हो चुका था, बल्कि आंसू के ऑर्डर्स को रेजिस्ट भी कर रहा था। वापस लौटो। आशु ने पूरी स्ट्रेंथ लगाकर ट्रूथ लिसनर को फोर्सफुली वापस बुलाने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मगर इसी दौरान जब ट्रूथ लिसनर आशु के ऑर्डर्स के खिलाफ जा रहा था, डिवोवरर ने मौके का फायदा उठाया और एक ही पल में उसे निकल गया। आशु ने गेम को एग्जिट किया। ट्रूथ लिसनर की इयररिंग्स रियलिटी में अब भी वहीं मौजूद थीं, जिसे देखकर उसने राहत की एक लंबी सांस ली। जब उसने ट्रूथ लिसनर को बुलाया तो गहरे डार्क गोल्ड कलर का 6 कानों वाला गोल्डन सिल्क मंकी उसके हाथों में अपीयर हुआ। थैंकफुली
जिसका आशु को डर था वो नहीं हुआ। सच में अब दोबारा इन इयरिंग्स को शैटर करने का ऑर्डर नहीं दूंगा। वो अब भी हल्का सा डरा हुआ था और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दोबारा इसे ट्राई करने की आशु पहले ही वो सभी मेथड्स ट्राई कर चुका था जो उसके माइंड में आ सकते थे, लेकिन डिवोवरर के मामले में वो कुछ नहीं कर सका। अब उसे इससे निपटने का कोई और सॉल्यूशन निकालना ही होगा। फिलहाल आशु बस अपनी इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल कर भाग सकता था। अगर दोबारा पकड़ा गया तो वो ट्रूथ लिसनर, जो ऑलरेडी 2 इयरिंग्स तोड़ चुका होगा, उसे रोकने के लिए छोड़ देगा और खुद एंडलेस सी ऑफ स्टार्स में और एक्सप्लोर कर स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करता रहेगा। डिवोवरर को रोकने के लिए ट्रूथ लिसनर का इस्तेमाल करना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। जब आशु डिवोवरर के साथ उलझा हुआ था तब भी वो एंडलेस सी ऑफ स्टार्स में ट्रैवल करता रहा। कुछ वक्त बाद वो इस दोहरी सिचुएशन का आदी हो गया। लेकिन जो बात आशु को सरप्राइज कर रही थी वो ये थी कि डिवोवरर के अलावा उसे पूरे एंडलेस सी ऑफ स्टार्स में एक भी मिथिकल एस्ट्रल बीस्ट नजर नहीं आया। क्या सारे मिथिकल एस्ट्रल बीस्ट्स को डिवोवरर ने ही निगल लिया? और ये क्या ना, आशु ने सोचा। इसी दौरान स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट का पॉकेट यूनिवर्स धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ बढ़ने लगा, जिसके साथ ही आशु को वेगली फील होना शुरू हो गया कि जैसे वो अब एक लाइफ प्रोविडेंस को कंडेंस करने की कगार पर है। वाकई 2 दिनों से भी कम के वक्त में स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट ने एक लाइफ प्रोविडेंस को कंडेंस करना शुरू कर दिया। उसके शरीर के अंदर मौजूद पॉकेट यूनिवर्स से जगमगाती हुई स्टारलाइट निकलने लगी। जब सब कुछ पूरा हो गया तो स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट का लाइफ प्रोविडेंस सक्सेसफुली कंडेंस हो चुका था। आशु ने तुरंत उस लाइफ प्रोविडेंस की इंफॉर्मेशन देखने के लिए फोन स्क्रीन पर फोकस किया। लाइफ प्रोविडेंस पाइनकेट यूनिवर्स। इस लाइफ प्रोविडेंस का नाम सच में पॉकेट यूनिवर्स है। आशु थोड़ी देर के लिए सरप्राइज रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ प्रोविडेंस उसी सिचुएशन से मैच करेगा जो प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट में थी। पता नहीं सबसे बड़े सीनियर ब्रदर अनूप ने कौन सा लाइफ प्रोविडेंस कंडेंस किया होगा। आशु अनूप से पूछना चाहता था, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं सकता था। आफ्टर ऑल, उसके पीछे 12 मुल्कों की पुलिस जो पड़ी है। हालांकि दोनों ने स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट की ही प्रैक्टिस की थी, फिर भी उनकी ब्लड लाइन और मेंटालिटी अलग अलग थी। इसीलिए उन्होंने जो लाइफ प्रोविडेंस कंडेंस किए थे वो भी अलग ही होने वाला था। पॉकेट यूनिवर्स, अपने शरीर से ब्रह्मांड की रचना करना। अपने शरीर से ब्रह्मांड की रचना करना, इसका क्या मतलब हो सकता है? आंसू कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गया। आखिर ये लाइफ प्रोविडेंस दर्शाना क्या चाहता है? लेकिन जब आंसू ने पॉकेट यूनिवर्स लाइफ प्रोविडेंस पर स्विच किया और स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट सर्कुलेट करनी शुरू की तो उसे थोड़ा बहुत समझ आने लगा। फिलहाल आशु को पॉकेट यूनिवर्स लाइफ प्रोविडेंस के बाकी फंक्शंस के बारे में कुछ खास नहीं पता था, लेकिन इतना तय था कि अब वो कभी खोएगा नहीं। ये लाइफ प्रोविडेंस बिल्कुल एक जीपीएस की तरह था, जिसका मतलब है कि वो यूनिवर्स में कहीं भी क्यों ना हो, अपनी लोकेशन उसे हमेशा मालूम रहेगी। पृथ्वी पर तो खोने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन आशु को इस पर भी शक नहीं था कि यूनिवर्स में भी वो अपनी लोकेशन नहीं भूलेगा। तो ये लाइफ प्रोविडेंस बस एक लोकेटर है। आशु को अपने पहले के अनुमान पर अब शक होने लगा था। उसे लगने लगा कि शायद स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट कोई ऐसी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट नहीं थी जो स्पीड को इंक्रीज करे। अब अगला स्टेप है एक लाइफ सोल को कंडेंस करना। पहले यह ट्राई करता हूं कि क्या अंडरग्राउंड समुद्र में जो गार्जियन मौजूद है उसका ब्लड स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट को एडवांस कर सकता है या नहीं। हालांकि आशु उस गार्जियन का मुकाबला नहीं कर सकता था, पर उसका एक बूंद खून हासिल करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, और ऊपर से वो रास्ते में आने वाले 9 ड्रैगन्स को भी फार्म कर सकता था। वो गार्जियन एक स्पेशल एट्रीब्यूट वाला था, इसलिए आशु को लग रहा था कि उसकी स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट के साथ कंपैटिबिलिटी काफी ज्यादा हो सकती है। कामयाब होने के चांसेस काफी हाई थे। 9 ड्रैगन से कोई भी काम की चीज ड्रॉप नहीं हुई, लेकिन आशु ने जबरदस्ती गार्जियन से एक बूंद खून निकाल ही लिया। हैरानी की बात यह थी कि वो खून स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाया, काम नहीं कर रहा। आशु का दिल रुक सा गया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो एंट सिटी की तरफ रवाना हो गया। इस बार आशु मन ही मन यही दुआ कर रहा था कि उसकी एंट सिटी की गार्जियन से कंपैटिबिलिटी ना निकले।
अगर ऐसा हुआ तो क्लियर हो जाएगा कि स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट केवल उसकी प्राइमोर्डियल एनर्जी को एनहांस करने वाली एक प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट होगी। और अब जब आशु की प्राइमोर्डियल एनर्जी ब्रेक थ्रू कर चुकी थी, तो ऐसी किसी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट की उसे कोई जरूरत नहीं थी। उल्टा उसे प्रैक्टिस करने में वक्त ही बर्बाद होता। आशु ने डरते डरते फिर से कोशिश की, लेकिन शुक्र है कि वो उस खून को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। एक ओर तो वो बेहद राहत महसूस कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर मन ही मन कुछ मायूसी भी थी। अब जबकि इन दोनों गार्जियंस का ब्लड बेअसर साबित हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगले गार्जियन की ब्लड ड्रॉप कहां से लाए। ये तो वाकई झंझट बन गया है, आशु बड़बड़ाया। असल में आशु को बहुत कम गार्जियंस के बारे में ही पता था। ऊपर से प्रॉब्लम यह थी कि जैसे ही कोई गार्जियन किसी ह्यूमन से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता और कोकून से बाहर आ जाता, उसका खून किसी काम का नहीं रहता। उसे किसी ऐसे गार्जियन की तलाश करनी थी जो अब तक कोकून के अंदर हो, और फिर उससे ब्लड एसेंस निकालना होगा। क्या कोई ऐसा गार्जियन है जो स्टार्स या यूनिवर्स से रिलेटेड हो? आशु सोफे पर बैठा खुद से बुदबुदा रहा था। किसी सूटेबल गार्जियन को ढूंढना बेहद मुश्किल था। असली दिक्कत यह थी कि आशु को यह तक नहीं पता था कि गार्जियन है कहां। उसे एक बार फिर उस चूजे को फीनिक्स के घोंसले तक ले जाने का मन हुआ, ताकि फीनिक्स से वो बात कर सके। वो देखना चाहता था कि क्या उस कोकून से, जिसे फीनिक्स प्रोटेक्ट कर रही थी, एक बूंद ब्लड एसेंस हासिल किया जा सकता है। अभी वो इसी बारे में सोच ही रहा था कि अचानक वो एंटीलोप चलकर आया और आंसू के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने खुरों से जमीन पर कुछ लिखना शुरू कर दिया, जिसे देख आंसू थोड़ा चौंक गया। आमतौर पर वो एंटीलोप उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता था, तो उसे समझ नहीं आया कि आज अचानक क्यों उसके पास आ गया। उसने फौरन जमीन की तरफ देखा। तुम एक ऐसा गार्जियन ढूंढना चाहते हो जो स्टार्स से रिलेटेड हो, एंटीलोप ने जमीन पर लिखा। तो क्या हुआ? अगर मैं ढूंढना चाहता हूं, क्या तुम्हें पता है कि ऐसा कोई कहां मिलेगा? आशु ने पूछा। तुम तो उसे पहले ही देख चुके हो, फिर ये क्यों पूछ रहे हो कि वो कहां है? एंटीलोप ने जमीन पर लिखना कंटिन्यू रखा। मैंने कब देखा था? आशु की त्योरियां सिकुड़ गईं। उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कोई गार्जियन कब देखा था। तुमने सिर्फ उसे देखा ही नहीं, बल्कि उसे उठाकर भी रखा है। एंटीलोप ने कुछ शरारती अंदाज में आंसू की तरफ देखा और फिर लिखता रहा, मैंने कब उसे उठाया था। आंसू की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। जब उसके जहन में एक चीज का ख्याल आया, उसने एंटीलोप की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि उस लाइनिंग के अंदर कोई गार्जियन है? एंटीलोप ने आंसू की तरफ मुस्कुराकर देखा और जमीन पर लिखा, वो एक ऐसी गार्जियन है जिसके पास लेडी ऑफ दी स्टार्स नाम का लाइफ प्रोविडेंस है। गार्जियन की दुनिया में वो बेमिसाल हस्तियों में गिनी जाती है। तुम्हारे पास एक वक्त था जब तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन अफसोस तुमसे सब गड़बड़ हो गई ना। सिर्फ तुम कॉन्ट्रैक्ट करने में नाकाम रहे, बल्कि अब तो तुम उसके दुश्मन भी बन चुके हो। अब पछता रहे हो। क्या तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कैसे जानता भला, आंसू ने लाचारगी से कहा। मैं कैसे बताता? तुम हर वक्त उस लाइनक को कैरी किए हुए थे। क्या मैं उसके सामने तुम्हें बताता कि तुम्हें उससे झूठ बोलना है और किसी तरह उसे धोखा देना है? एंटीलोप ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम पहले ही मुझे बता सकते थे। आंसू थोड़ी देर रुका, फिर बोला, खैर ये सब छोड़ो। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे मैं उसके ब्लड एसेंस की एक बूंद हासिल कर सकूं? तुम उसका ब्लड एसेंस किस लिए हासिल करना चाहते हो? एंटीलोप ने लिखकर आंसू की तरफ देखा। मैं एक प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी स्पेशल फिजिक नहीं है जो उसके साथ मैच करे। मुझे एक ऐसे गार्जियन के ब्लड एसेंस की जरूरत है जिसके स्टैट्स उससे मैच करते हों, ताकि वो फाउंडेशन बन सके। आशु ने कहा, वो कौन सी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट है? एंटीलोप ने पूछा। स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट आशु का कुछ भी छुपाने का इरादा नहीं था। एंटीलोप इतने वक्त से उसके साथ था और उसे यह भी पता था कि आशु कई तरह की प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स जानता है। इसमें छुपाने जैसा कुछ था ही नहीं। अच्छा, तो स्काई स्टीलिंग टेक्निक है, उसके ब्लड एसेंस को फाउंडेशन की तरह यूज करना मुमकिन है। एंटीलोप ने यह कहते हुए कुछ पल सोचा, फिर आगे लिखा, अब जब वो फोरबिडन सिटी लौट चुकी है और वहां की प्राइमोर्डियल एनर्जी फिर से अवेकन हो चुकी है,
तो वो जगह बेहद खतरनाक हो चुकी होगी। ऊपर से उसका तुम पर कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है। तुम्हारे पास टायरेंट बेहेमत जैसा कंपेनियन बीस्ट होने के बावजूद अगर तुम अंदर गए तो शायद जिंदा ना लौट पाओ। उसका ब्लड एसेंस हासिल करना तो लगभग नामुमकिन है। कोई और रास्ता नहीं है क्या? आशु ने थोड़ी डिप्रेस टोन में पूछा। यह तक कहने के बाद कि कोई उम्मीद नहीं है, आशु को लगा कि अब बेवजह कोई रिस्क लेने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन तभी उसकी हैरानी के लिए एंटीलोप ने अचानक टॉपिक बदल दिया और लिखना कंटिन्यू रखा। हालांकि तुम्हारी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मेरे पास उसका थोड़ा सा ब्लड एसेंस मौजूद है। तुम्हारे पास उसका ब्लड एसेंस है, तुमने उसे कब हासिल किया? आशु को एंटीलोप की बात पर यकीन नहीं हुआ। गार्जियन तो हमेशा उस लायंग के अंदर रहा था ना, तो उसे कभी खोला ही गया। और एंटीलोप ने भी कभी उसे छुआ तक नहीं, तो फिर उसे ब्लड एसेंस मिला कैसे? बिल्कुल, यह हाल ही में नहीं मिला। जो गार्जियन उस लायंग में है वो पिछली गार्जियन बैटल में बचे हुए कुछ चंद गार्जियन में से एक है। ये ब्लड एसेंस तब का है जब वो पहले जिंदा थी। एंटीलोप ने यह लिखा, फिर अपने शरीर को हल्का झटका दिया और उसकी गर्दन के आसपास के फर से एक छोटी सी जेड की बोतल नीचे गिर गई। ये हरामी तो वाकई कुछ छुपाए बैठा है। आशु ने हैरानी से एंटीलोप की गर्दन के आसपास के फर को गौर से देखा। एंटीलोप का फर बहुत छोटा था, सिर्फ उसकी गर्दन के आसपास ही थोड़ा लंबा था, लेकिन इतना भी नहीं कि वहां कोई बोतल छिपाई जा सके। इसीलिए आशु समझ ही नहीं पाया कि उसने वो बोतल कहां और कैसे छिपा रखी थी। आशु ने हाथ बढ़ाकर वो जेड की बोतल उठानी चाहिए, लेकिन एंटीलोप ने अपनी खुरों से उसे रोक दिया। तुम ये ब्लड एसेंस ले सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। एंटीलोप ने जमीन पर लिखा। तुम मेरी ही मेहरबानी पर जीते हो और ऊपर से मुझसे सौदा करने चले हो। आशु की त्योरियां सिकुड़ गईं। चाहिए या नहीं? एंटीलोप ने साफ कर दिया कि उसे आंसू से कोई बहस नहीं करनी। ठीक है, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? आशु को मजबूरी में थोड़ा सब्र दिखाना पड़ा। फ्यूचर में जब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ हो तो तुम्हें दोबारा फोरबिडन सिटी जाना होगा और उससे एक चीज हासिल करनी होगी। असल में अगर तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते तो वो चीज हमारी होती, लेकिन अब जो हालात हैं उसमें ताकत का इस्तेमाल करना ही एकलौता रास्ता है। एंटीलोप ने जमीन पर लिखा। वो चीज है क्या? आशु ने पूछा। वक्त आने पर पता चल जाएगा। फिक्र मत करो, उस वक्त मैं तुम्हारी मदद करूंगा और जब हम वो चीज हासिल कर लेंगे तो उसे हमारी डील के मुताबिक बांटेंगे। 20-78 ये नहीं चलेगा। पहले 20 से 80 इसलिए तय हुआ था क्योंकि वो लायंग तुमने ढूंढा था, लेकिन अब जब हम मिलकर काम कर रहे हैं तो 20 से 80 का बंटवारा जायज नहीं, 40 से 60% मुझे मिलेंगे और 40 तुम्हें। आखिरकार मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और रिस्क भी बहुत ज्यादा है। हालांकि आशु को नहीं पता था कि वो चीज क्या है, लेकिन घाटा उठाने के वो बिल्कुल मूड में नहीं था। उसे ब्लड एसेंस चाहिए का ही था, तो एंटीलोप की शर्त माननी ही पड़ेगी, पर थोड़े फायदे के लिए कोशिश करना भी गलत नहीं था। नामुमकिन एंटीलोप ने बिना एक पल रुके इनकार कर दिया। उसका इतना सख्त रवैया देखकर आंसू ने नकछड़े दुकानदार की तरह कहा, तो फिर 50-50 कर लो, इससे नीचे नहीं हो पाएगा तुम्हें। ब्लड एसेंस नहीं चाहिए? एंटीलोप ने जेड की छोटी बोतल की तरफ इशारा किया। 40 से 60%, तुम्हारा 40। मेरा यही मेरी आखिरी शर्त है। और हां, तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ अकेले में नहीं कर सकता। आशु ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है। एंटीलोप ने फौरन जवाब दिया और जेड की बोतल आशु की ओर बढ़ा दी। आशु ने बोतल ली और उसका ढक्कन खोला। अंदर उसे खून की छोटी सी बूंद दिखाई दी। वो बूंद डार्क पर्पल कलर की थी और उसमें से हल्की पर्पल स्टारलाइट निकल रही थी, मानो उसके अंदर पर्पल स्टार सैंड भरी हुई हो। वो नजारा बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी लग रहा था। आंसू पहले भी कई गार्जियन की ब्लड एसेंस के कांटेक्ट में आ चुका था, इसलिए वो एक नजर में ही समझ गया कि ये असली गार्जियन का ब्लड एसेंस है। लेकिन इसका एट्रीब्यूट अब तक देखे गए किसी भी ब्लड एसेंस से अलग था। उसमें वही ऑरा था जो लेंग के आसपास होने पर महसूस होता था, यानी ये लगभग पक्का था कि ये ब्लड उसी की है। ब्लड लेकर जब आशु ट्रेनिंग रूम में लौटा तो उसने स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट के जरिए उस जेड की बोतल में भरे ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की और वो पूरी तरह से उसे रिफाइन करने में कामयाब रहा। जैसे ही आशु ने ब्लड एसेंस रिफाइन किया,
उसकी बॉडी के अंदर मौजूद पॉकेट यूनिवर्स अचानक इरप्ट हो पड़ा, जैसे उसमें एक्सप्लोजन हो गया हो। उस पर्पल ब्लड एसेंस ने पॉकेट यूनिवर्स को एक टेरिफाइंग एनर्जी से भर दिया, जिससे खौफनाक स्टारलाइट इमिट होने लगी। आशु ने फील किया कि उसका एसेंस, विटैलिटी और स्पिरिट तीनों पॉकेट यूनिवर्स के अंदर कंडेंस हो रहे हैं। ये लाइफ सोल के कंडेंस होने का शुरुआती पड़ाव था। शायद इस बार उसने पहले की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ब्लड एसेंस अब्सॉर्ब कर लिया था, करीब 8 बूंदें, जबकि पहले वो सिर्फ एक ही बूंद इस्तेमाल करता था। इस बार की एनर्जी कहीं ज्यादा अबंडेंट और पावरफुल थी, जिस वजह से लाइफ सोल पहले सभी के मुकाबले कई गुना रफ्तार से कंडेंस एनर्जी होने लगी। आंसू की दोनों पलकों के बीच एक पॉइंट पर पर्पल ग्लो के साथ एक स्टार कंडेंसे होता चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।